हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, वो एक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से है और दूसरा जो है आपका वो नामकरण और काल विभाजन से है। ये दोनों महत्वपूर्ण वीडियो मैंने डाले हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो ज़रूर से देखें, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से मैंने डाले हुए हैं और ये महत्वपूर्ण पीडीएफ के द्वारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है, देखिए यहाँ पे जितने भी नामकरण हैं, किन विद्वानों ने क्या नाम सुझाया है, चाहे वो आदिकाल का हो या रीतिकाल का हो, जितने भी नामकरण महत्वपूर्ण हैं और क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी पीजीटी और टीजीटी में जो बिहार का भी जो हम हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था श्रृंगार काल के बारे में। ठीक है, कि आदि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे। और अगर आप जितने भी नामकरण को देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आदिकाल के लिए। तो आप ज़रूर से इस जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं, ज़रूर से उस वीडियो को देखें। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आदिकाल के जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट उठाए जाते हैं एग्ज़ाम में, वही आज मैं करवाने वाली हूँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आदिकाल से रिलेटेड। तो ज़रूर से इसे देखें और बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आदिकाल का जो आज महत्वपूर्ण तथ्यात्मक वीडियो है लेकर आई हूँ आज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आदिकाल के ही अंदर जो शुक्ल जी ने पूर्व पीठिका या अपभ्रंश साहित्य का जो जिक्र किया है, अपभ्रंश साहित्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो पहले कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, जितने भी अपभ्रंश काल के अंतर्गत आएंगी, वो आज हम लोग सारे देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर से इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये शुक्ल जी के आदिकाल के जो संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन हैं, ये वहीं से हैं दोस्तों, तो ज़रूर से देखें इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। तो पहला जो कोटेशन हम लोग देखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये किसने कहा है, ये कई बार पूछा गया है। और कहाँ से कहाँ तक माना गया अपभ्रंश की अवस्था, तो ये प्राकृत की अंतिम अवस्था से जो अपभ्रंश हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, तो ये शुक्ल जी द्वारा कही गई महत्वपूर्ण उक्ति है। तो ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कितना, तो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो देख रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, आगे देखते हैं कि राजा श्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजा राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। तो कहाँ करते थे, तो राजा के आश्रय में रहकर ये सारे वो काम करते थे। यही प्रबंध परंपरा, देखिए, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य कर इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो देख रहे हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों रखा है वीर गाथा काल, उन्होंने ये भी बहुत ही अच्छे से कह डाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है के कारण को भी। आगे देखते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन के आ चुका है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिला था, तो
वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गृहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा क्या है। तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा ठहरती है। आगे देखते हैं कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा स्वर श्रेणी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात वज्र और खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी का था। तो ये भाषा से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए भी। तो आप वेट कीजिए, मैं ज़रूर से उसका वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में। अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर जो हाल ही में हुआ है पीजीटी का एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जितने भी मैं फैक्ट लेकर आई हूँ वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आप तक मैं कंटेंट पहुँचाने का जो दिशा निर्देश दे रही हूँ आप लोगों को, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा मेरी ओर से। ठीक है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें भी और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो कि बिहार पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, उनके कौन, तो गीत गोविंद की रचना किसकी है, तो जयदेव की है। देखिए यहाँ पे किस तरह उन्होंने विद्यापति पर एक कटाक्ष किया है। गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति इन पदों को भी, यानी इनका मानना था कि विद्यापति ने जितना भी अपना कंटेंट लिया था वो कहाँ से लिया था, तो गीत गोविंद से लिया है और वो बता रहे हैं कि उनका अपना है। तो इस तरह उन्होंने एक कटाक्ष के रूप में उन्होंने विद्यापति पर ताना कसा था। तो ये हर बार ही पूछी जाती है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हर बार पूछी जाती है और यहीं पे देखिएगा कि इस बार ही पीजीटी में पूछी गई है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पंक्ति है, जो जिन शासन भाषयु सो भई कहूँ सारू, सो पालही सही भायु करूँ, सो सरी पावही पारू। तो देख रहे हैं कि ये अपभ्रंश की काव्य पंक्तियाँ हैं, काफ़ी मतलब टफ है। तो ये देवसेन की पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो श्रावकाचार्य से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है श्रावकाचार्य का जो टाइम पीरियड है वो 933 ईस्वी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कई बार पूछी गई, जितने भी यहाँ पे मैंने पंक्तियाँ लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये पीजीटी में ही आया था मिलान करने वाले में। शरप्पा का जो पंक्ति है, पंडित सहल सत्य बखानई, देहि रुत्य वसंत न जानही, अमना गमनना तेन विखंडेउ, तो वी विल्लज भय नहीं हव पंडिय। तो ये जो पंक्ति है तो ये शरप्पा की है और पूछी गई है इस बार भी पीजीटी में आपका। आगे देख लेते हैं कि जही मन पवन न संचरही, रवि शशि नाहि पवेश, तही वट चित्त विषाम करहूँ, सरहु कहेउ वेश। तो जहाँ चंद्र और सूर्य भी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे कौन पहुँच जाता है, तो एक कवि पहुँच जाता है। तो इस तरह उन्होंने इसका जब मैं विवरण लेकर आऊँगी तो मैं करा दूँगी सारी पंक्तियों का। ठीक है, तो ये शरप्पा द्वारा कही गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, पूछी जा सकती है, इस बार भी आप अच्छे से इसे करिएगा। आगे देख लेते हैं कि घोरधारी चंद्रमणि जहीं उच्चेहु करी, परम महासुखी ए शुकने दुरेव अशेष हरि। तो ये भी शरप्पा जी का है। अगला है कि क्रातर्वर पंचविडाल। तो ये पंचविडाल यानी ये पंचविडाल क्या है ये पूछा जा चुका है यूजीसी के नेट एग्ज़ाम में। ठीक है, 2020 के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि जो पंचविडाल है वो क्या दर्शाता है। तो इस तरह आपको तैयार करना है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो ये लुईपा की पंक्ति है। आगे है कि भाव न होई अभाव न होई, ये भी लुईपा की पंक्ति है और ये दोनों पंक्तियाँ पूछी जा चुकी है। ठीक है,
आगे देखते हैं, सहजे थर कपिवार निशान, तो ये विरूपा की पंक्ति है, उतनी नहीं पूछी जाती है, फिर भी आप ध्यान में रखिएगा इसे। एक ना कीजिए मंत्र ना तंत्र, ये कई बार पूछी गई है दोस्तों, तो ये पूछी जा सकती है, तो ये कन्हप्पा की पंक्ति है। ठीक है। हालू ढूंढी तो पूछही सद्भावे सद्गुरु पाए पाव अय जाइब पुनु जिन ठरा, तो ये भी कन्हप्पा की पंक्ति है। ठीक है। जो पूछी गई है मैं खुद बता दूंगी आप लोगों को। भला हुआ जो मारिया बंधु हमारा कंतु, ठीक है, तो ये आगे का पंक्ति है और ये हेमचंद्र की है और कई बार पूछी गई है, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में 2021 में पूछी जा चुकी है। ठीक है। ये है अगला है कि हेमचंद्र का है पिय संगमी कहा नित्य, तो ये भी पूछी जा चुकी है नेट के एग्जाम में, ये भी हेमचंद्र का ही है। आगे है कि गंगा जमुना मारे बहर रे नाई, तो ये डोंभिपा का पंक्ति है और ये भी कोटेशन में पूछी जाती है, लगाने के लिए दी जाती है। आगे है कि नगर बाहिर डोंबी तोहरी कुरिया छाए छोड़ जाई शो बाहे नारिया, तो ये भी कन्हप्पा की पंक्ति है, काफ़ी फेमस है और पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं, तो हाँ, जिमी लोन विलज जई पानी यही तिमी धरनी लई चित्त, तो यहाँ नमक और पानी की मिलावट की बात की जा रही है कि जिस तरह पानी में जो नमक देने से घुल जाती है, उसी तरह जो चित्त है वो भी क्या होता है, तो चित्त जो है मन को एकाग्रित चित्त करके उसको अपने अंदर समेट लेता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को यहाँ पे कन्हप्पा द्वारा संकेत दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, तो आप ज़रूर से इसे ध्यान में रखें। आगे है कि देशिल वै ना सब जन मिठा ते तेशन जपियों अभट्टा, तो ये विद्यापति की फेमस पंक्ति है। आगे देखते हैं कि हिंदू बोले दुरही निकारा छोटे तरका भवकी मार, तो ये कृतिलता से ली गई है, विद्यापति की फेमस पंक्ति है। आगे है कि मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए बिगशी कमल शिक्त भ्रमर वेणु खंजन मृग लुटिए, तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है, चंद्रवरदाई जी की पंक्ति है। आगे देख लेते हैं, आगे जो पंक्ति है कि बज्जे घोर निशान रान चौहान चहुदिश, पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आगे है कि उट्टही राज पृथ्वीराज बाग मनु लंग वीर नट, ये भी पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आगे क्वेश्चन है, आगे जो हाँ पंक्ति है वो है कि 12 वर्ष ले कुकू जिए अरु 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए आगे जीवन को अधिकार, तो ये जगनी की फेमस पंक्ति है और कई बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ चुकी है। और इस बार जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, जो हाल ही में 23 में एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पे ये पूछा जा चुका है। ठीक है। आगे है कि एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो जी का है। एक नार ने अचरज किया, तो ये भी पूछा गया था, तो ये पंक्ति और सरहप्पा की जो पंक्ति जो मैंने ऊपर बताया वो भी पूछा गया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि गौरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। आगे है कि मेरा जोबना नवेर ला भयो है गुलाल, तो ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है और कई बार पूछी जा चुकी है। आगे है कि जे हाल मिश्की मकुन तगा फूल दुराई नैना बनाए बतिया, तो ये भी अमीर खुसरो की ही पंक्ति है। सरस वसंत समय भल पावली, तो ये विद्यापति की पंक्ति है, पदावली से उनकी जो मैथिली भाषा में पदावली है वहीं से है। ठीक है। अब देखते हैं कि आदिकाल का जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो उसमें एक नज़र डालते हैं, और काफ़ी ये तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो चलिए देखते हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। ठीक है। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। कौन कौन सी भाषा है उनकी, तो पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल देसी भाषा का। तो हो सकता है कि इनकी भाषा से पूछा जाए कि विद्यापति ने किस तरह का भाषा अपनाया जा, तो 2 तरह की भाषा उन्होंने अपनाया था, एक पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल देसी भाषा का, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
आगे देखते हैं कि गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है और ये कई बार पूछी जा चुकी है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि का जो टाइम पीरियड शुक्ल जी ने बताया वो कितना बताया है, तो तीसरी शती। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है, तो देश भाषा कहा है। और विहित किया है तो वो है देश भाषा। तो ये पूछी जा चुकी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शती से होने लगा था। सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी सरोजवज्र, जिसे सरप्पा के नाम से जाना जाता है और महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में। महासुख का अर्थ अब क्या है, तो महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। और इसका जब डिटेल हम कब पढ़ेंगे, जब सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो ये इसके पूरे फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, सरसरी निगाहों से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हम वही देख लेते हैं। आगे है कि गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से कहाँ से था, तो वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नाथ पंथ था वो कहाँ मूल रूप से कहाँ से लिया था, तो वज्रयान शाखा से लिया हुआ ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था, तो वो थे गोरखनाथ। ठीक है, आगे है कि वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ठीक है, पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया है। आगे देखते हैं कि नाथों की संख्या कितनी है, तो 9 बताई गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न कर्म में बताया गया है। तो पहले नागार्जुन हैं, जरभरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, चरपट, जलंधर, मल्यार्जुन इत्यादि